जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं अपना बायोलॉजी फाउंडेशन कोर्स। और इस बायोलॉजी फाउंडेशन में आज हमारी 5वें नंबर का लेक्चर है। जैसा कि आप सबको पता है, इसके पहले 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जल्द ही आपको वो यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जो आपका बेसिक्स है यहाँ से वो इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको फिर किसी भी बुक की या फिर किसी भी अदर रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप पाएंगे कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो आपको ए टू जेड सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो बायोलॉजी फाउंडेशन में, उसमें हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, उसका नाम है भैया सेल। ठीक है, तो ये जो सेल है, सेल के बारे में हमने बहुत सारी बातें अब तक डिस्कस कर चुके हैं। और आप सबको पता है कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता चुका हूं कि जो सेल होता है उसके कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि कुछ अंग होते हैं, है ना। तो अभी तक हमने बहुत सारे अंगों को कवर कर चुका है। जैसे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारा जो सेल था, उस सेल में हमने सबसे पहले तो एक सेल बताया था। ठीक है, सेल बनाने के बाद मैंने सबको बताया था कि इसके अंदर आपका क्या होता है, खूब सारे भाग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है ना, गोल्गी बॉडी होता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्रदब्बी जालिका। ठीक, उसके बाद आपका बीच में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस या केंद्रक को अभी हमने कवर नहीं किया है, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, है ना। इसके आगे आप देखेंगे कि प्लास्टिड यानी कि लवक नाम का भाग होता है। फिर उसके बाद एक आपका सेंट्रोसोम नाम का भाग होता है। सेंट्रोसोम नाम का भाग होता है, तारक काय हिंदी में कहते हैं इसको, है ना। इन सारे भागों को हमने कवर कर चुका है और आज हम कवर करने वाले हैं अपना क्या, यही न्यूक्लियस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कोशिका होती है या फिर आपका कोई भी सेल होता है ना, वो सेल या कोशिका, उसका मेन भाग या फिर ब्रेन इसी केंद्रक या न्यूक्लियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया इसी के द्वारा आपके जितने भी सेल में कोई काम हो रहे हैं, कोशिका में कोई काम हो रहे हैं, तो वो सारे काम किसके द्वारा किए जाएंगे? इसी केंद्रक वाले भाग के द्वारा किए जाएंगे, है ना। अच्छा, ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है, मैंने बताया था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बताता है, लाइसोसोम क्या करता है, मतलब आत्मघाती थैली कहते हैं इसको। इसमें जल अपघटकी एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सेल को, डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं, मतलब डैमेज सेल को साफ कर देते हैं, अंदर सेल में साफ सफाई का काम करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्गी बॉडी आपकी क्या कहलाती है? सेल की मदर कहलाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंकाल कहा जाता है। उसके बाद जो प्लास्टिड है, केवल प्लांट में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो था, केवल जंतु कोशिका या फिर एनिमल सेल में पाया जाता है। इस टाइप से मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी आपको, है ना। ये सारे जितने भी ऑर्गेनल हैं, ये सारे ऑर्गेनल अपना काम बखूबी रूप से करते रहें, इसका निर्धारण कौन करता है? यही न्यूक्लियस या फिर केंद्रक करता है। कौन करता है? यही न्यूक्लियस या फिर केंद्रक करता है। समझ में आया? चलो, तो आज हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये सब प्रेजेंट किस में होते हैं? पहले बता चुका हूं कि भैया एक आवरण होता है बाहर, एक लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल होगी, पादप कोशिका होगी, तो इसके ऊपर एक और लेयर ऐड हो जाएगी, एक और लेयर ऐड हो जाएगी, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति बोलते हैं, है ना। इतनी चीजें मैंने कवर करवा चुका था। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होगा जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म जो कि बाहर वाला भाग था, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि अंदर वाला भाग था, दोनों का क्या था? कॉम्बिनेशन था। उसमें से जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म वाला भाग है, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर वाला भाग है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर वाला भाग है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो कि मैंने उतने टाइम बताया बस था कि न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है, उसको भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो आपका केंद्रक होता है, केंद्रक के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? तो सन था भैया आपका
1831, कब? 1831, ये देखिए 1831 में, ये कलर नहीं दिखेगा, एक सेकेंड, ओके। 1831 में आपके रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने केंद्रक या फिर न्यूक्लियस की खोज करी थी। किसकी? न्यूक्लियस या फिर केंद्रक की खोज करी थी, ठीक है, डिस्कवरी करी थी, है ना। चलो, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। उसके बाद एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो केंद्रक या न्यूक्लियस है ये कहाँ पर पाया जाता है। मैंने कहा था कोई भी सेल होती है, सेल का अपना खुद का एक न्यूक्लियस होता है। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि कई सेल ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, बट अभी हमें मान के चलना है कि कोई भी सेल जो है उसका अगर न्यूक्लियस है तो वो सेल के मध्य भाग में यानी बीच वाले पार्ट में पाया जाएगा, और उसके आसपास सारे सेल ऑर्गेनल या फिर कोशिका के अंग रहते हैं, है ना। कोशिका के अंग रहते हैं चारों तरफ। आप देखो ये सेल वाला भाग है, न्यूक्लियस वाला भाग है सेल का, और उसके आसपास क्या है? सेल के ऑर्गेनल हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग इमेज में देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा भाग है? क्या कोई बता सकता है ये कौन सा भाग है? मैंने पहले पढ़ाया था, कमेंट करिएगा। अच्छा देखिए, ये जो भाग है ये आपको आगे दोबारा कवर होते हुए मिल जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर बढ़ना। देखो यहाँ पर लिखा है कि जो कोशिका द्रव्य होता है यानी आपका साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म? मैंने बता चुका हूँ कि भैया जो आपकी कोई भी सेल होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है तो एक लिक्विड है जो कि सेल के न्यूक्लियस के बाहर पाया जाएगा, है ना। एक लिक्विड है जो सेल के न्यूक्लियस के बाहर पाया जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी कोशिका द्रव्य में एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना होती है ना। कैसी होती है भैया? लार्ज होती है, स्फेरिकल होती है और डेंस स्ट्रक्चर होती है। डेंस मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठ, यानी आपस में बहुत ज़्यादा टफ उससे जुड़ी रहती है, टफ रहती है ना देखने में। चलो, अब ये जो आपका साइटोप्लाज्म था उसी में आपको क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस देखने को मिलता है, यही बताया है। और आप देखेंगे कि ये जो कोशिका या फिर सेल होती है भाई, इसकी तो स्टडी करते हैं सब लोग, है ना। सेल के न्यूक्लियस की तो स्टडी करेंगे। तो इस सेल की स्टडी को, इस सेल की स्टडी को हम, सेल के न्यूक्लियस की स्टडी को हम कुछ नाम देते हैं। उससे पहले आप लोग बताइएगा कि सेल की स्टडी को क्या नाम देते हैं, है ना। मैं बता चुका हूँ। सेल के जो न्यूक्लियस की स्टडी है उसको हम कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। किसका भैया? सेल का जो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है उसके अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है ना। और सेल की स्टडी को मैं बता चुका हूँ, साइटोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कहाँ पाया जाएगा? सेल के बीच में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? सेल के बीच में पाया जाएगा। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है इसके बारे में कुछ बातें ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये न्यूक्लियस जो है ऐसे तो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है ना, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शन हैं? सबसे पहला है आपका, ये लिखा है स्तनधारी जो होते हैं। अब ये स्तनधारी क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं भैया आपके मैमेलियंस। ये स्तनधारी या फिर मैमेलियन क्या होते हैं? जो यानी जो जिनके जब बच्चे होते हैं, है ना, चाइल्ड होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो एग के थ्रू ना होकर डायरेक्ट होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए आपकी कोई काऊ है, ठीक है, आपका चमगादड़ है, ठीक है, बैट है, या फिर एक चीज़ आप समझिए कि जैसे ह्यूमन है वो भी किस में आते हैं? आपके स्तनधारी में आते हैं, यानी कि मैमेलियन में आते हैं। जिनके जो बच्चे होते हैं वो एग के थ्रू ना प्रोड्यूस हों, डायरेक्ट हों, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? मैमेलियन बोलते हैं या फिर स्तनधारी बोलते हैं। अब इनकी जो आरबीसी होती है, स्तनधारियों की जो परिपक्व आरबीसी होती है यानी रेड ब्लड सेल्स होती है, मिच्योर आरबीसी जो होती है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, उनमें आप देखोगे कि ये केंद्रक या न्यूक्लियस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और, इसके अलावा आप देखेंगे
पौधे का भाग होता है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं, है ना। फ्लोएम का एक पार्ट है जिसको हम हिंदी में चालनी नलिका और इंग्लिश में हम सेव ट्यूब्स ऑफ प्लांट फ्लोएम, है ना, ये कहते हैं। अब पौधा तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट है। पौधे में आप पाएंगे कि फ्लोएम जो होता है, जाइलम या फ्लोएम दो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं। आगे पढ़ेंगे टिश्यू या ऊतक क्या होता है। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि बहुत सारी जब एक सी सेल मिलती हैं, एक सी बहुत सारी सेल मिलती हैं, तो वो मिलके किसका फॉर्मेशन करती हैं, ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं या फिर टिश्यू बनाती हैं। देखो कहाँ लिख दूं मैं, ओके यही लिख देता हूं। देखो, मोर देन वन सेल, जो कि कैसी होंगी, एक सी होंगी, आपस में मिलकर क्या करती हैं, आपका टिश्यू यानी कि ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू यानी ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं। यही टिश्यू या ऊतक प्लांट में भी होगा, जैसे ह्यूमन में होगा वैसे ही प्लांट में होगा। तो प्लांट में एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। टिश्यू क्या होता है, मैंने बताया कि मोर देन वन सेल होते हैं जिसमें, यानी एक से ज्यादा सेल मिलकर एक से ज्यादा सेम स्ट्रक्चर वाले, ये चीज याद रखना है, एक से ज्यादा सेल सेम स्ट्रक्चर वाले आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, टिश्यू या फिर ऊतक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वही ऊतक आपके, उसी ऊतक का नाम है फ्लोएम, मतलब एक ऊतक है जो प्लांट में पाया जाएगा जिसका नाम है फ्लोएम। उस फ्लोएम ऊतक का एक भाग होता है जिसको हम चालनी नलिका या फिर सेव ट्यूब कहते हैं, है ना। ये जो होता है ना, उसमें आप देखेंगे कि केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली क्या, कि जो परिपक्व आरबीसी यानी कि मेच्योर आरबीसी जो होती है ना, उसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, केंद्रक या न्यूक्लियस। और दूसरी चीज कि जो फ्लोएम की चालनी नलिका है, पौधे का फ्लोएम टिश्यू वाला भाग है, फ्लोएम टिश्यू वाला भाग है, उसकी जो चालनी नलिका है उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, उसमें भी आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, है ना। फ्लोएम क्या है, एक टिश्यू है यानी ऊतक है। चलो ये लिख दिया। चलिए, इसके बाद आप देखोगे कि कुछ कोशिकाएं तो ऐसी हैं जिनमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ कोशिकाएं या सेल ऐसी भी होती हैं जिनमें ये केंद्रक अविकसित होता है, यानी कि पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका या फिर प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ऐसी कोशिका जिसमें जो केंद्रक या न्यूक्लियस वाला भाग है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक या फिर न्यूक्लियस वाले भाग को जब पूर्ण डेवलप नहीं होगा तो ऐसी सेल को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मैंने बोला केंद्रक अविकसित होता है, न्यूक्लियस जो होता है आपका अनडेवलप्ड होता है। ये अनडेवलप्ड न्यूक्लियस आखिर होता कैसा है, तो जब हम थोड़ी देर बाद न्यूक्लियस के भाग पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि इतने इतने भाग होते हैं और यही भाग जो है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डेवलप नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है, ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, नाम ध्यान रखना है। दूसरा नाम इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ये भी ध्यान रखना है भैया, हिंदी मीडियम वाले आपको भी इंग्लिश में ही ध्यान रखना है क्योंकि यही पूछा जाएगा। और फिर जीनोफोर याद रखना है, जीनोफोर को हिंदी में लिख देगा, न्यूक्लियोइड को हिंदी में लिख देगा और पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, केंद्रक या फिर न्यूक्लियोइड, तो आपको क्या लगाना है, मतलब न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड, तो आपको क्या लगाना है, न्यूक्लियोइड लगाना है। ठीक है, चलो इसके बाद इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। प्रिमिटिव यानी जो पूरी तरह से डेवलप ना हो, यानी स्टार्टिंग फेज में हो, स्टार्टिंग फेज में हो, है ना, पूरी तरह से डेवलप ना हो। जैसे मैंने एक्सेप्शन बताया था आपको किसका, सेल थ्योरी का, कि जो वायरस था वो कभी कंप्लीट सेल बन ही नहीं पाए, तो वो कैसे थे, प्रिमिटिव ऑर्गन्स थे, है ना, प्रिमिटिव ऑर्गन थे।
वैसे ही आपका जो न्यूक्लियस है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, वो न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाया, तो उसको हम क्या बोले, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोले। ठीक है, समझ में आया। चलिए, इसके बाद इसके कुछ नाम है जो मैंने बता दिया, आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा साइड में आते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक सेल जो होता है उसमें आपका न्यूक्लियस एक होता है, बट क्या हो अगर एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो जंतु कोशिका होती है आपकी, जिसको हम इंग्लिश में एनिमल सेल कहते हैं, जंतु कोशिका या एनिमल सेल में जब एक ही कोशिका या एक ही सेल में दो या दो से अधिक केंद्रक मिल जाएं, यानी कि दो या दो से अधिक केंद्रक मतलब मोर देन टू न्यूक्लियस, टू या मोर देन टू न्यूक्लियस मिल जाएं, तब ऐसी जो कोशिका है ना, ऐसी जो कोशिका है, तब हम उसे क्या कहते हैं, सिंसीशियम कहते हैं, है ना। चलो, और इसका एक एग्जांपल है रैखित पेशियां। ये रैखित पेशियां क्या होती हैं भाई, जब हम पेशियां यानी कि मसल पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि आपके जो हाथ होते हैं, जो पैर होते हैं, वहां पर लंबी लंबी कुछ पेशियां होती हैं, इनको स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। ऐसी मसल्स आपके पाई जाती हैं कहाँ पर, हाथ के ये वाले हिस्से में और पैर के वाले हिस्से में लंबी लंबी होती हैं, और उसमें उस लंबी लंबी कोशिका में आप देखेंगे कि एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस पाया जाता है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि एनिमल सेल जंतु कोशिका की बात हो रही है, तो उसे हम कहेंगे सिंसीशियम। क्या कहेंगे, सिंसीशियम। ठीक है, चलो, इसके बाद ये तो बात कर ली हमने जंतु कोशिका या फिर एनिमल सेल की। क्या हो जब यही चीज आपके प्लांट सेल में होती है, तो देखो, जब आपकी पादप कोशिका या फिर प्लांट सेल की बात आती है, तो प्लांट सेल में आप देखेंगे अगर बहु केंद्र की अवस्था होती है, यानी कि मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, वही जो मैं बता रहा हूं कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं, तो उन्हें हम सीनोसाइट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सीनोसाइट नाम देते हैं। कुछ एग्जांपल हैं भैया, याद रखना है, जैसे आपका एल्ब्यूगो हो गया, वाउचेरिया हो गया, है ना। उसके बाद आपका म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो पूछे जा सकते हैं कि इन सेल में न्यूक्लियस कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रख लेते हैं। जैसे जो आपके न्यूक्लियस है, जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आप देखेंगे कि कैसे पता चला कि न्यूक्लियस सारे अंगों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को भी कंट्रोल कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी कंट्रोल कर रहा है, आपका गोल्गी बॉडी है और अदर चीजें हैं, उन सबको आखिर ये न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक वाला भाग कैसे कंट्रोल करता है। तो देखो, सबसे पहले एक हैमरलिन नाम के वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, हैमरलिन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक एसिटाबुलेरिया, क्या नाम याद रखना है, एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया नाम का एक शैवाल था, जिसमें को इंग्लिश में हम एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। नाम था एसिटाबुलेरिया। इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किया, जिसके बाद उनको पता चला कि भाई जो आपका केंद्रक होता है ना, या फिर न्यूक्लियस होता है, वो कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है ना। वो कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। किसने पता लगाया, आपके हैमरलिन नाम के वैज्ञानिक थे। उसके बाद आप देखेंगे किस चीज में पता लगाया, एसिटाबुलेरिया नाम का एक आपका क्या था, शैवाल था। ठीक है, चलिए आ जाइए। इसके बाद ये जो कोशिका मतलब ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसको कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं, डायरेक्टर और फिर कंप्यूटर भी कहते हैं, है ना, और दिमाग कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भैया जैसे हमारा माइंड है, अगर ये काम करना छोड़ दे तो आपकी पूरी बॉडी काम की नहीं रह जाएगी, क्योंकि यही सारी बॉडी को आदेश देता है कि हाथ अगर मेरा ऊपर हो रहा है तो यही ब्रेन एक्टिव है, यही बोल रहा है कि आप अपना हाथ क्या करो, ऊपर करो। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। सारे काम कौन करवाता है, यही ब्रेन करवाता है। तो ऐसे ही सेल का ब्रेन या दिमाग किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो सारे काम करवा रहा है सेल के अंदर।
ठीक है। चलिए, इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि ये कोशिका की रक्षा भी करता है और चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। अब ये चयापचय क्रिया मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है ना, ये जब हम पाचन पढ़ेंगे तो एक छोटी सी लाइन है, बहुत जल्दी कवर कर दूंगा, वहां पे मैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी बस आप इतना समझ लिए कि चयापचय यानी डेली की ऐसे ऐसे काम जिसमें आपको एनर्जी की आवश्यकता हो या फिर जिसके थ्रू एनर्जी बने, है ना, जैसे फूड कंजप्शन, उसका स्टोरेज, फिर उसको जगह जगह भेजना, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो चयापचय या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आती हैं, है ना। चलो, कोशिका की रक्षा करता है भैया, और फिर चयापचय यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है, ठीक है, क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है कि कोशिका को क्या करता है, कोशिका के विकास यानी डेवलपमेंट में और उसकी परिपक्वता यानी उसको मिच्योर बनाने में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो तीन बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। पहली कि क्या करता है, कोशिका की रक्षा करता है यानी प्रोटेक्ट करता है सेल को। दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको कि मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। फिर तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये सेल या कोशिका में विकास और परिपक्वता का भी निर्धारण करता है, यानी कि डिटरमाइन करता है सेल डेवलपमेंट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब ये जो केंद्रक या न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये केंद्रक या न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के बीच में आपके जो प्रोटोप्लाज्म है उसका जो साइटोप्लाज्म वाला भाग है वहां पर स्थित होता है, ठीक है। तो ये जो केंद्रक या न्यूक्लियस है, ये जो केंद्रक या न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी चार स्ट्रक्चर होता है, या फिर इस न्यूक्लियस को जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसके भी चार भागों को स्टडी करते हैं, मतलब इसको चार पार्ट में तोड़ के स्टडी करते हैं। कैसे चार पार्ट है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि जो केंद्रक का अध्ययन होता है ना, केंद्रक का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, उसको करने के लिए हमें एक इंटरफेज नाम की अवस्था होती है, इंग्लिश में भी इंटरफेज, इंटरफेस ही ध्यान रखना है भैया। चलो, ये इंटरफेज नाम की अवस्था क्या होती है, तो जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं, जैसे इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे ये पांच आपकी क्या होती हैं, किसी भी सेल की लाइफ साइकिल होती है, सेल की लाइफ साइकिल होती है ना, लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, जीवन चक्र होता है, जिसमें वो सबसे ज्यादा टाइम इसी इंटरफेज वाली अवस्था में व्यतीत करता है। फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसमें सेल क्या होता है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो जब ये सेल इंटरफेज की अवस्था में होता है यानी रेस्ट में रहता है, तभी इसके केंद्रक या फिर न्यूक्लियस की स्टडी हम डिटेल्ड में कर सकते हैं, क्योंकि सारे भागों को अलग अलग देखा जा सकता है इसी इंटरफेस अवस्था में। अब ये इंटरफेस अवस्था जो है, इसमें जो चार पार्टों को अलग अलग से डिवाइड करके पढ़ा जाता है, उन चार पार्ट के नाम क्या हैं, तो देखो, सबसे पहले होता है आपका केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं क्या, कैरियोटेका। अच्छा, ये जो केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, अब तक तो आप नाम से समझ गए होंगे कि मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली, यानी अगर कोई केंद्रक है उसके ऊपर से ऐसी अगर लेयर रहेगी, कोई एक लेयर रहेगी जो कि झिल्ली जैसे प्रतीत होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलेंगे, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जैसे आपकी कोई सेल थी, है ना, जैसे आपकी सेल थी, सेल के अंदर अगर कोई लिक्विड भरा हुआ था तो उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे, अगर ये बाहर साइड पे है तो उसको हम बोल रहे थे क्या, साइटोप्लाज्म, है ना। अगर ये पूरा बाहर और अंदर एक लिक्विड है, उस दोनों को मिला दो तो क्या बोल रहे थे, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे थे। लेकिन ये अंदर का सेपरेट वाला भाग जो है न्यूक्लियस के, उसके अंदर अगर कोई लिक्विड है
तो उस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। तो एक बात ध्यान रखना है कि ये जो केंद्रक झिल्ली है, बलून का वो रबड़ वाला हिस्सा हो गया जिसके अंदर पानी भरा हुआ है ना। ये केंद्रक झिल्ली किसी भी गुब्बारे या बलून का वो रबड़ वाला हिस्सा कहलाता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, यानी कि बाहर लेयर। और बलून में अंदर भरे हुए पानी को क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि तीसरा जो स्ट्रक्चर आता है वो होती है आपकी केंद्रिका या फिर न्यूक्लियस। केंद्रिका या फिर न्यूक्लियस। तो हाँ भैया, केंद्रक जो है ना उसके अंदर खुद का छोटा सा भाग होता है जिसे हम केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, केंद्रक या फिर न्यूक्लियोलस कहते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस में परेशान हो जाते हैं। जब मैं पढ़ता था अपने टाइम में तो मैं भी परेशान होता था। ठीक है, तो इतना बस याद रखना है कि न्यूक्लियस में यहाँ पर यूएस आता है लास्ट में, और न्यूक्लियोलस में यहाँ पर एल मतलब न्यूक्लियस में ई के बाद OLUS आता है ना। यहाँ से आपको क्लियर रखना है ये बात। चलो, या फिर ऐसे कि केंद्रिका में डबल एल, न्यूक्लियोलस वाला और उसमें सिंगल, इस टाइप से आप कुछ भी अपना बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये जो केंद्रिका या न्यूक्लियोलस है कहाँ पर पाई जाएगी भैया, ये जो केंद्रक झिल्ली है ना, बाहर का जो आवरण है ना, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसी लिक्विड में आपको तैरते हुए मिल जाएगी, साइड में तैरते हुए मिल जाएगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस बोलेंगे। ठीक है, तैरते हुए मिल जाएगी और इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस बोलेंगे। चलो, अब इस न्यूक्लियोलस से यानी कि केंद्रिका से एक छोटा सा भाग अटैच रहता है जो कि इस सेल के इस केंद्रक वाले भाग में स्पष्ट देखा जा सकता है और बहुत उलझी हुई संरचना का होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। तो हमने सेल का जो भाग है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला केंद्रक झिल्ली, बाहर का आवरण। दूसरा आपका केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर का लिक्विड। तीसरा आपका क्या, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, छोटा सा भाग होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे जाल के समान स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ऐसे जाल के समान उलझा हुआ स्ट्रक्चर पाया जाएगा पूरे सेल में। इस उलझे हुए स्ट्रक्चर को, जो कि इस न्यूक्लियोलस के साइड से, केंद्रिका के साइड से थोड़ा सा जुड़ा हुआ होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम क्रोमेटिन जाल नाम देते हैं। ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया। अब क्या भैया इन पार्ट के बारे में इतना ही पढ़ना था, तो नहीं, अभी तक हमने जितने पार्ट नाम जाने हैं अब उसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका केंद्रक झिल्ली या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अभी पिछला बताया मैंने, ये देखो, केंद्रक झिल्ली या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, ऊपर की झिल्ली होती है केंद्रक की, यानी कि सेल है, सेल का केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। ये जो आपकी केंद्रक झिल्ली या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, ये आपने देखा कि केंद्रक के केवल बाहर वाले भाग में पाई जाती है ना, झिल्ली की तरह एक कवर का काम करती है, और ये इसकी कुछ मोटाई होती है। अब कितनी मोटाई होती है, देखो, इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम समथिंग मोटी होती है, और 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड होती है ना। इसके बाद इसकी जो बाहरी झिल्ली है, यानी आप समझो कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, मैंने बोला वो 3 लेयर में डिवाइड होती है। ठीक है, उसकी अगर कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, अगर कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, दिख रहा है ना, हाँ, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसका जो सबसे बाहर वाला पार्ट होगा, है ना, सबसे बाहर वाला पार्ट होगा, वो पार्ट आप देखेंगे वो कनेक्ट होगा किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही भाग था जो शरीर को कंकालीय संरचना प्रदान कर रहा था, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रदान कर रहा था। देखो, अंतःप्रदब्बी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। ये क्या कर रहा था, सेल को कंकाली स्ट्रक्चर दे रहा था, और सेल यानी कोशिका के अंदर वाले भाग से, केंद्रक के पास से, न्यूक्लियस के पास से कहाँ तक फैला हुआ था, बाहर सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली तक फैला हुआ था। तो इस आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन कनेक्ट होगा, आपका न्यूक्लियस की झिल्ली, जिसको हमने न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला, उसका सबसे बाहर वाला भाग कनेक्ट होगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलो, इसके बाद आप देखो कि ये जो आपकी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें भैया आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्र को हम पोर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं ना। बहुत सारे छोटे छोटे छेद पाए जाएंगे आपके किसमें, इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में। इसी छेद के थ्रू आप आगे जाके देखेंगे कि खाना जो है सेल के बाहर से सेल के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर तक वो भोजन पहुंचता है इन्हीं छोटे छोटे छिद्र से होकर। ठीक है, छेद से होकर। इन छोटे छोटे छेद को जो हमें दिख रहे हैं, जैसे ये छेद है, ये छोटा सा छेद है, ठीक है, ये जो हमें दिख रहे हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, पोर कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा पदार्थों का, सब्सटेंस का, मैटर का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलो, यानी एक्सचेंज होता है। हो गया। दोहरी झिल्ली से निर्मित होता है, दोहरी झिल्ली से निर्मित होता है, और वो झिल्ली त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, प्रत्येक झिल्ली त्रिस्तरीय होती है। तो आप खुद समझो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है आपका क्या, न्यूक्लियस। इसके अलावा कुछ है, कुछ और ऐसे ऑर्गेनल्स थे क्या सेल के जो डबल मेम्ब्रेन वाले थे। याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। कैसे पता सर आपको, बाहर वाला जो मेम्ब्रेन था वो सीधा सीधा था, याद रखो, लेकिन जो अंदर वाला मेम्ब्रेन था वो ऐसे मुड़े हुए भाग में था, और इसी मुड़े हुए भाग को हम क्या कह रहे थे, क्रिस्टी कह रहे थे। याद आया, तो ये पहली झिल्ली थी, ये दूसरी झिल्ली थी। ऐसे ही आपका जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में भी आपके डबल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी दो झिल्ली होती हैं, और हर एक झिल्ली जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, अब बात आती है सेकेंड स्ट्रक्चर की, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म की, है ना। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य होता क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल तैरते रहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी कि केंद्रक द्रव्य होता है, जिसके अंदर आपका क्रोमेटिन जाल, आगे पढ़ेंगे क्रोमेटिन जाल क्या होता है, और उसके साथ में आपकी केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस तैरती रहती है ना। चलो, तो आपका लिक्विड होता है, और कैसा होता है, गाढ़ा, पारदर्शी और प्रोटीन प्रकृति वाला होता है। ठीक है, गाढ़ा, पारदर्शी और प्रोटीन प्रकृति वाला होता है। उसके अलावा इसमें आप देखेंगे डीएनए, आरएनए, एटीपी एंजाइम्स और खनिज लवण इत्यादि चीजें पाई जाती हैं, खनिज तत्व, है ना। खनिज तत्व को हम मिनरल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और डीएनए, आरएनए आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। अच्छा, ये डीएनए और आरएनए है क्या, तो जैसे ही हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पढ़ेंगे, इससे संबंधित कुछ बातें जानेंगे। ठीक है, तो हमारा वहां से डीएनए आरएनए कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है भाई, सब चीजें होंगी। अच्छा, ये जो आपका क्या केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है जो कि लिक्विड है ना। आप देखेंगे कि ये एंजाइम जो होते हैं उनका कार्य स्थल होता है ना, उनका क्या होता है, कार्य स्थल होता है। जैसे कि अगर कोई भी एंजाइम है, या फिर जैसे आपका डीएनए है, आरएनए है, कोई भी चीज है ना, उसको अगर काम करना है, उसको अगर काम करना है तो वो कैसे काम करेगा, उसको एनवायरनमेंट कौन देगा। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के लिए कई लोगों को क्या चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो कहाँ जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है। वैसा ही एनवायरनमेंट आपको कौन देता है, ये आपका केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, मैंने बोला
इस केंद्रक या न्यूक्लियस को हम किस फेज में स्टडी कर सकते हैं, तो इसको हम इंटरफेज में स्टडी कर सकते हैं। अब ये इंटरफेज क्या होता है, याद करो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो सेल होती है आपकी कोशिका होती है, उसकी लाइफ साइकिल 5 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। कौन कौन से, वही इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो उसमें से जो इंटरफेज वाला भाग है, वही इंटरफेज वाला भाग सबसे लंबा होता है और इसको कोशिका का या फिर सेल का रेस्ट फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोशिका क्या करती है, रेस्ट करती है, आराम करती है ना। इसके दौरान जब हम केंद्रक की स्टडी करते हैं तो स्टडी के लिए आपको एक क्या बनानी पड़ेगी भाई, उसके लिए आपको एक, आप समझिए अगर आपको स्टडी करनी है इस केंद्रक या न्यूक्लियस की, तो आपको उसके लिए एक डाइट बनानी पड़ेगी, है ना। उसके लिए आपको केंद्रक या फिर जो सेल है उसको भिगाना पड़ेगा, ठीक है। तो किससे भिगाएंगे, भिगाने को ही कहते हैं अभिरंजित करना। और किससे भिगाएंगे, एक सेफ्रानिन नाम का केमिकल होता है, जिसके थ्रू जब आप सेल में इसको सेफ्रानिन को डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो केंद्रक है ना, आपका जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर आप क्लियरली देख सकते हैं, वो क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे 2 स्ट्रक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से, पहला स्ट्रक्चर था आपका जिसमें मैंने न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका जो आपकी केंद्रक झिल्ली है उसके बारे में पढ़ाया। और जो दूसरे नंबर का स्ट्रक्चर था वो था आपका न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा था, ठीक है, उसको हमने स्टडी किया। अब तीसरे नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो है आपका केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। अब ये केंद्रिका या न्यूक्लियोलस क्या होती है, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ मैं बना देता हूँ कि अगर आपका कोई सेल है, ठीक, अगर इस सेल का ये आप देखेंगे केंद्रक या फिर न्यूक्लियस वाला भाग है, उसके अंदर लिक्विड भरा होगा, ठीक है, लिक्विड भरा होगा जो हमने पढ़ लिए। उसी लिक्विड में एक छोटा सा भाग होगा जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे, जिसको हम न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका बोलेंगे, है ना। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं भैया कि इसकी जो खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी, किसने करी थी, फोन्याने ने करी थी, और नामकरण किसने दिया था, बोमन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, है ना। अब कुछ सेल होती हैं, कुछ कोशिका होती हैं, आप देखेंगे जिसके अंदर अलग अलग केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस होती हैं, है ना। देखो जैसे आपकी जो केंद्रक या न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक ही केंद्रिका नॉर्मल पाई जाती है। न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, उसके अंदर नॉर्मली तो एक ही केंद्रिका या न्यूक्लियोलस होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, है ना। वही एक्सेप्शन पूछता है एग्जाम में, उसको हमें ध्यान रखना है। जहां पर एक सेल के एक न्यूक्लियस में यानी एक केंद्रक में उसके अंदर अनेक केंद्रिकाएं यानी कि न्यूक्लियोलस पाई जाएंगी। जैसे नाम याद रखना है आपको कि जो प्याज होती है उसमें 4 पाई जाएंगी। उसके बाद एम्फीबिया जो होती है उसमें लगभग 2000 केंद्रिका पाई जाती है, या फिर लगभग 2000 क्या न्यूक्लियोलस पाई जाती है। ये एम्फीबियन ओसाइड सबसे ज़्यादा, आप खुद सोचो इतना छोटा स्ट्रक्चर और उसमें भी 2000 न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका, कितना ही मतलब कैसा ही दिखता होगा वो, जस्ट इमेजिन। चलिए अब आप देखेंगे कि जो आपका केंद्रिका वाला भाग है, न्यूक्लियोलस वाला भाग है, वो कहीं ना कहीं, मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था आपको कि अगर ये सेल का न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस बना रहा हूं मैं, केंद्रक, इस केंद्रक में, इसको जूम कर रहे हैं, चलो, इस न्यूक्लियस या केंद्रक में मैंने बोला लिक्विड पाया जाएगा, उसके अलावा केंद्रिका पाई जाएगी, ठीक है, एक इसमें लिक्विड पाया जाएगा, लिक्विड के बाद केंद्रिका पाई जाएगी, है ना, न्यूक्लियोलस। और फिर आप देखेंगे इसमें ऐसे कुछ जालनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल बोलते हैं, है ना। तो ये क्रोमेटिन जाल और ये जो न्यूक्लियोलस है ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं किसी ना किसी जगह से। तो जिस जगह से आपका ये न्यूक्लियोलस और केंद्रिका जाल
न्यूक्लियोलस और आपका ये जाल, क्रोमेटिन जाल आपस में जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को, ये वो पॉइंट है और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। ठीक है, NOR, ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो साइड में है, ये साइड में क्रोमेटिन जाल तो नहीं लिखा है, ये तो क्रोमोसोम लिखा है। तो भैया ये जो क्रोमोसोम है ना, और कुछ नहीं, जब हम इस क्रोमेटिन जाल को खोलते हैं, है ना, जब इस क्रोमेटिन जाल को हम क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं, तो आपको ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में दिखाई देता है ना, लंबे लंबे स्ट्रक्चर में। वो भी कब, जब आपका इंटरफेज वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी सेल रेस्ट में नहीं रहती है, तब हम इसको क्लियर देख सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि जो सेल है, सेल का जो क्रोमेटिन जाल है, सेल का जो क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, वो उलझा हुआ ना रहकर सुलझा और सीधा सीधा स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। आगे पढ़ेंगे ये चीज़ें। वहां पर आपका जब वो स्ट्रक्चर सीधा सीधा हो जाता है, तो हम वहीं पर क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, है ना, क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट तो क्लियर कर दिया कि भैया आपकी केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस होती है जो जुड़ी रहती है, और उसे हम केंद्रिका, केंद्रिका संगठन क्षेत्र, है ना, कहते हैं। इंग्लिश में बता दिया। अब ये काम क्या करती है, तो सबसे पहले RNA ये बनाने का काम करती है ना, RNA बनाने में सहायक होती है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि राइबोसोम का भी निर्माण करती है। तो राइबोसोम क्या था, राइबोसोम क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेल है, सेल का ऑर्गन है ना, कौन सा ऑर्गन, याद करो, सेल के मैंने बहुत सारे ऑर्गन पढ़ाए थे, उसमें से मैंने आपको बताया था कि सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर दाने नुमा संरचना पाई जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना। उसी दाने नुमा संरचना में जो दाने होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, राइबोसोम नाम देते हैं, है ना। तो अब यही जो राइबोसोम है वो कैसे बन रहा है, इसी न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका के द्वारा बन रहा है। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ भी लिख लेना है कि ये केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करती है, और जाके अपने राइबोसोम वाले स्ट्रक्चर में भी लिख लेना है कि भैया केंद्रिका क्या करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। ठीक है, चलो। अब ये RNA क्या होता है, एक और टर्म है जो क्लियर करना है आपको। तो RNA जो है ये हम तब क्लियर करेंगे जब हम RNA पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि केंद्रिका के बाद ये जाल है, क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन जाल है, इसकी स्टडी करनी है। फिर आपका क्रोमोसोम पढ़ेंगे उसके बाद में, है ना। क्रोमोसोम के बाद में हम DNA और RNA का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जब हम RNA का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि RNA क्या होता है। अभी यहाँ पर ये पॉइंट आपको बस लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए जो आपका 4th नंबर का स्ट्रक्चर है, जो मैंने पिछली स्लाइड में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया, ये देखिए कि जो सेल होती है, सेल के अंदर एक जाले नुमा संरचना पाई जाती है, जाल नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। उसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क या फिर क्रोमेटिन जाल नाम देते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक। गौर से देखो, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। चलो क्या लिखा है, इंटरफेज अवस्था, इंटरफेज स्टेट, जो मैंने आपको बता चुका हूं कि क्या होती है ना। उसमें केंद्रक के अनुवांशिक पदार्थ एक जाल के रूप में पाए जाते हैं, यानी आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ होते हैं कुछ, है ना। अनुवांशिक टर्म आपको ध्यान रखना है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो एक जाल के रूप में पाए जाते हैं, है ना। अब ये अनुवांशिक पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये अनुवांशिक पदार्थ या फिर जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ये अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल आप समझिए, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आपके जो आपका जो स्ट्रक्चर है देखने में, या फिर आपसे संबंधित जो जानकारी है कि भैया आप ह्यूमन हो, आपके 2 पैर हैं,
है ना, आपके 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है। ये जो चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक बोलते हैं। अब जैसे आप हो, हम हैं, अपन ह्यूमन में आते हैं तो भैया अपना जेनेटिक अलग होगा। उसी जगह जो आप देखेंगे हाथी होता है, शेर होता है, उन सब के जेनेटिक अलग होते हैं। दैट्स वाई वो सब क्या होते हैं, दिखने में अलग अलग होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा तब कवर करूंगा जब मैं आनुवांशिकी या फिर जेनेटिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर क्रोमेटिन पदार्थ डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो 4 चीजें याद रखनी है आपको कि ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन जाल है इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी। सबसे पहले होगा आपका डीएनए, यहीं पे लिख देता हूँ डीएनए। उसके बाद होगा आपका आरएनए, डीएनए को डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, आगे पढ़ना है। फिर आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे। फिर एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखना है। इन्हीं 4 चीजों से मिलकर आपका क्या बनता है, इन्हीं 4 चीजों से मिलकर आपका ये क्रोमेटिन नेटवर्क बनता है। ठीक है, चलिए तीसरा हिस्टोन और फोर्थ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, चलिए अच्छा, आप एट द एंड जानेंगे ना कि जैसे मैंने ये बताया कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है किसमें, इस क्रोमेटिन नेटवर्क में, वैसे ही ये जो आपका डीएनए और आरएनए है ना, ये भी एट द एंड आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही बना है। कब क्लियर होगा, जब हम डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, डीएनए होता है, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। ये लाइन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। जीन को, जो डीएनए है उसको आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं, ऊपर लिखा है देखो, मैंने पहले ही बताया आपको कि जो डीएनए होता है वो हर एक जो एनिमल है उसका अलग अलग होता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे मैं हूँ, अपन ह्यूमन है, अपना डीएनए अलग है, थोड़ी देर पहले बताया। उसी जगह अगर कोई आपका हाथी है या फिर शेर है, चूहा है, कुछ भी है, उनका डीएनए अलग है, इसलिए वो दिखने में भी अलग है ना। तो उन्हीं डीएनए को जो दिखने में एक दूसरे को अलग करें, है ना, या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करें, आपके इंफॉर्मेशन को लेकर जाएं, है ना, कि ऐसे ये बनना चाहिए, ऐसे नाक का फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसे कान बनना चाहिए। तो ये जो एक जगह से दूसरे जगह तक चीजें पहुंच रही हैं, जानकारी पहुंच रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। और ये आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में होते हैं, डीएनए के रूप में होते हैं, है ना। इस डीएनए को जब हम और अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डीएनए जो है उसकी सबसे छोटी यूनिट जीन होती है, और उसी जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं, है ना, या फिर हेरिडिटी यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर कुछ बात लिखा हुआ है कि भैया जैसे हमने पूरे सेल को किसी ना किसी केमिकल से भिंगाया था, फिर उसकी स्लाइड बनाई थी और फिर देखा था उसको जूम इन करके, वैसे ही आपने केंद्रक या न्यूक्लियस को भिंगाया था। सेम सेम आपको क्या करना है, इस क्रोमेटिन जाल या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क को देखने के लिए कुछ केमिकल यूज किए जाते हैं अभिरंजन के तौर पे। अभिरंजन यानी उसको स्टेन करने के लिए। ठीक है, जिसके कारण उसको हम डाइस जो होता है जो हम बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, है ना, उसमें जूम इन करके देख सकें कि क्रोमेटिन नेटवर्क का स्ट्रक्चर देखने में कैसा दिखता है। उसके लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं उसमें आपको क्या क्या नाम ध्यान रखना है, पहले एसिटोकार्मिन, और फिर हेमेटोजाइलिन और फ्लूलजन। ठीक है, ये 3 आपको केमिकल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हो गया। अभी हमने क्या कवर किया, आप देखेंगे कि आपका जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस या फिर केंद्रक वाला भाग है, उस केंद्रक वाले भाग को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है आपकी बाहर की झिल्ली, ठीक है,
जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलेंगे। दूसरे नंबर पे आता है आपका अंदर का लिक्विड, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका क्या, आपका केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस, है ना, जो गोल सा छोटा सा भाग था जो आपके केंद्रक या फिर न्यूक्लियस के अंदर है, उसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे। फिर चौथा भाग आया आपका क्रोमेटिन नेटवर्क, जो हमने अभी कवर किया, जो जाल जैसी संरचना होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस जाल जैसी संरचना में आपको ये पता चलेगा कि ये जाल जैसी जो संरचना होती है, इसको जब हम सेल के, मैंने आपको बताया कि ये जो सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस वाला भाग है, उसमें ये जो क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। वो क्रोमेटिन नेटवर्क जब सेल इंटरफेज से निकलकर अपनी डिवाइडिंग स्टेज यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चार जो होती है नीचे की, ये होती है सेल डिवीजन की स्टेट, सीडी लिख रहा हूँ, सेल डिवीजन की स्टेट बोलते हैं इनको। और ये जो इंटरफेज है, ये सेल का रेस्टिंग फेज होता है, रेस्ट होती है इसमें सेल, है ना, रेस्टिंग फेज होता है सेल का। तो ये जो रेस्टिंग फेज है, इसमें तो सेल रेस्ट कर रही है। आपको आगे पता चलेगा कि सेल भैया अपना 99% समय इसी में बिताती है, 90% 99% समय इसी में बिताती है। आगे जाके चीजें पता चलेंगी आपको, है ना। अभी बस इतना याद रखना है कि जो सेल है आपकी, सेल जो है आपकी, सेल के इंटरफेज को छोड़कर यानी रेस्ट वाले फेज को छोड़कर जब हम नीचे के चार डिवाइडिंग फेज की बात करते हैं, जिसमें एक सेल जो है वो टूटकर दो सेल के या फिर दो से अधिक सेल के रूप में फॉर्मेशन करती है अपना, वो होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसको सेल की डिवाइडिंग स्टेट बोलते हैं। और जब सेल इस डिवाइडिंग स्टेट में जाता है, तब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये जाल के रूप में ना फैला होकर ऐसे सिंगल सिंगल सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ऐसे सिंगल सिंगल और लंबे लंबे स्ट्रक्चर में फैल जाता है, ठीक है, सिंगल सिंगल और लंबे लंबे स्ट्रक्चर में फैल जाता है। इसी को आप देखेंगे कि हम क्रोमोसोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम नाम देते हैं, ठीक है। इसी के बारे में आगे हमें पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके पहले आप देख लीजिए कि जो आपका क्रोमेटिन होता है ना, जो आपका क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका क्या, यूक्रोमेटिन लिखा हुआ है, और दूसरा होता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन। इनके बारे में कुछ छोटी सी बातें बस ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये हल्का अभिरंजित यानी हल्के रंग का होता है। उसके बाद ये विसरित, विसरित यानी कि डिफ्यूज्ड होता है, ठीक है, विसरित यानी कि डिफ्यूज्ड होता है, यानी ज्यादा घना नहीं दिखता आपको, ऐसा उसके बीच में स्पेसेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसी जगह जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो हमें डार्क कलर का दिखेगा, गहरा कलर का दिखेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सघन होता है यानी कि डेंस होता है, आपस में बहुत अच्छे से जॉइंट रहता है, ठीक है। चलिए एक चीज और ध्यान रखना है कि जो आपका यूक्रोमेटिन है ना, जो यूक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन में आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय होता है आपका कौन सा, यूक्रोमेटिन। यानी यूक्रोमेटिन में, यूक्रोमेटिन वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं जो आपके आनुवांशिक पदार्थ होंगे, है ना, क्या होंगे, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, थोड़ी देर पहले बताया हूं मैंने क्या होता है। ये आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल आपके यूक्रोमेटिन में ज्यादा होते हैं और अधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है, मोर एक्टिव होते हैं। और उसी जगह जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन वाला भाग है ना, हेट्रोक्रोमेटिन वाला भाग है, वहां पे आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वो कम सक्रिय होते हैं या फिर आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय होते हैं, लेस एक्टिव होते हैं, यानी उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करते जितने अच्छे से किसके करते हैं, यूक्रोमेटिन वाले के। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अपने इसी गुणसूत्र की, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम को स्टडी करेंगे हम। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अपनी पिछली स्लाइड में, हमने जाना कि जब सेल होता है, सेल का रेस्ट फेज इंटरफेज कहलाता है, उसके बाद वो
4 डिवाइडिंग स्टेज में जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उस दौरान आपको क्रोमेटिन नेटवर्क जाल के रूप में ना दिखकर कैसा दिखेगा, सिंगल लंबे लंबे स्ट्रक्चर में दिखेगा। उस दौरान ही हम इस क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। अब ये क्रोमोसोम होता क्या है आगे जानते हैं। चलो, यहाँ पर लिखा है जब सेल डिवाइड होती है, जैसे कि मैंने बताया कोशिका विभाजन होता है, तब जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो अलग अलग होकर कई छोटे और मोटे छड़ जैसी रचनाओं में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर आपका ये कोई सेल है, ठीक है, सेल का ये न्यूक्लियस वाला भाग है और उसके अंदर न्यूक्लियस में ये उलझे हुए क्रोमेटिन नेटवर्क हैं, तो जब सेल डिवाइड होने वाली रहेगी, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाला होगा, तब आप देखेंगे कि ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो कैसा हो जाएगा, सेल के न्यूक्लियस के अंदर सिंगल सिंगल और पतले पतले और मोटे ऐसे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाएगा, और उसे ही हम क्या बोलेंगे, आपका गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम बोलेंगे, है ना, ऊपर लिखा हुआ है। चलो, इसके बाद वही लिखा है कि इसे ही भैया गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, बता दिया मैंने। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं नॉर्मली कैसे होते हैं, साइज में बेलनाकार होते हैं, ये पूछ सकता है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, और उसके बाद जब ये कब स्पष्ट दिखाई देते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम का यही स्ट्रक्चर मेन होता है, तो जब ये अपनी 4 डिवाइडिंग स्टेट में जाती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो वहां पर आप देखेंगे कि विभाजन के समय यानी वही डिवाइडिंग स्टेट में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, है ना। उसके बाद अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं, क्योंकि भैया क्यों होते हैं, अब आप कंफ्यूज हो गए कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि डीएनए होता है जो आनुवांशिक पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो आप देखेंगे ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, कहीं ना कहीं यही नेटवर्क टूट के क्या बन रहा है, क्रोमोसोम बन रहा है। फिर इसी क्रोमोसोम को तोड़ने पर, इसी क्रोमोसोम को पतला खींच के लंबे करने पर आपको पता चलेगा कि ये जो क्रोमोसोम है ना वो लंबे लंबे स्ट्रक्चर में टूटेगा। इसी को जब हम लेंगे तो ये ऐसे ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर में टूटेगा, और जब हम इस एक पार्ट को जूम करके देखेंगे, इतने से पार्ट को, तब आपको पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसी को हम डीएनए कहते हैं। तो एट द एंड डीएनए पार्ट भी किसका हो गया, इसी क्रोमोसोम का हो गया। इसलिए क्रोमोसोम को अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक भी कहा जाता है ना। इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, कैसे, इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो मैंने बोला पिछली स्लाइड में आपका ये जो क्रोमोसोम है जो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है ना, ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। इस क्रोमोसोम को जब हम थोड़ा सा और जूम करेंगे तो इसकी स्टडी करेंगे और हम जानेंगे कि भैया इसी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि इस स्ट्रक्चर को हम डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में, जैसे कि हम हर एक स्ट्रक्चर को डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका क्या, पेलिकल। ये नाम क्या है भैया, ये पेलिकल। कोई भी जो गुणसूत्र है, ऐसा ही बनाया था ऊपर, कोई भी जो गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम है उसके जब हम पेयर को जूम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर एक पेयर के ऊपर एक झिल्ली रहती है, एक आवरण होता है ना। उसी झिल्ली या फिर आवरण को हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, यही बताया है वो ऊपर की लेयर को गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण होता है, ठीक है, आउटर कवरिंग। फिर दूसरा पार्ट आता है आपका मैट्रिक्स का। अब ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि भैया अगर किसी भी आकृति की हम या फिर किसी भी संरचना की हम स्टडी करते हैं साइंस की लैंग्वेज में, तो वहाँ पर बाहर वाले पार्ट का जो भी नाम हो, अगर अंदर लिक्विड है या फिर कुछ मटेरियल है, तो वो एनवायरनमेंट जहाँ पर वो मटेरियल है उस एनवायरनमेंट को हम अक्सर क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये अंदर का भाग होता है और यही लिखा है कि पेलिकल द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है।
मैट्रिक्स अंदर का भाग होता है जहां पर सेल की और चीजें रहती हैं। ये अंदर का पूरा भाग होता है जहां पर सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि जो क्रोमोसोम है ना, आपका जो क्रोमोसोम है वो कैसा रहता है। अब उस क्रोमोसोम को हमने जूम किया तो आपको पता चला कि भैया ऊपर एक आवरण होता है। गौर से देखो, यहाँ पर एक झिल्ली होती है जिसे हमने क्या नाम दिया, पेलिकल नाम दिया। उसके बाद ये अंदर जो खाली स्पेस होता है उस पूरे स्पेस को हमने मैट्रिक्स नाम दिया। उस खाली स्पेस के अंदर आप देखेंगे ऐसे कुछ मटेरियल पाए जाते हैं, ये कुछ मटेरियल पाए जाते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं। अब इनके बारे में पढ़ना है भाई, अंदर का स्पेस खाली है तो कुछ ना कुछ तो होगा वहां पर, तो उसको हम क्रोमेटिड्स नाम देते हैं। जो कहाँ पाया जाता है, आपके किसी भी मैट्रिक्स वाले भाग में, क्रोमोसोम के मैट्रिक्स वाले भाग में, है ना, क्या पाया जाता है, क्रोमेटिड्स पाया जाता है। अच्छा ये देखो, मैट्रिक्स वाला जो भाग है वहां पर गुणसूत्र जो है आपका क्रोमोसोम है वो पूरी लंबाई में दो समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है ना। इसके अंदर आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सिंगल है, दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। इट मींस कि जो आपका गुणसूत्र या क्रोमोसोम है, जब हमने उसको जूम किया तो हमें पता चला कि एक जो गुणसूत्र का भाग है, एक जो गुणसूत्र का भाग है उसके अंदर आपको दो ऐसे शेप में क्या देखेंगे, दो ऐसे शेप में आपको क्रोमेटिड्स दिखेंगे, है ना। ये छोटे छोटे भाग, इन्हें ही हम क्रोमेटिड्स नाम देते हैं। ऐसे दो लंबे लंबे पार्ट जो आगे जाके आपस में जुड़े हुए रहते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम। अच्छा ये तो क्रोमेटिड्स तो हो गया। अब ये क्रोमोनिमाटा क्या होता है, तो देखो ये जो प्रत्येक क्रोमेटिड है, यानी ये जो प्रत्येक क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड दो या दो से अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे पाए जाते हैं इसमें, और उनकी घनिष्ठता से या फिर उनके आपस में जोड़ने पर बनता है। ठीक है, उनके आपस में जोड़ने पर बनता है। तो आप खुद समझो कि ये जो आपका क्रोमेटिड्स वाला भाग है, ये कौन सा भाग है, क्रोमेटिड्स वाला भाग है। यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये खूब सारे छोटे छोटे भाग से मिलकर बना है ना, खूब सारे छोटे छोटे भाग से मिलकर बना है। यही जो छोटे छोटे भाग हैं जिनसे मिलकर, यही जो छोटे छोटे भाग हैं जिनसे मिलकर आपके क्या बना है, बड़ा सा क्रोमेटिड्स बना है। उसी छोटे से भाग को हम क्या नाम देते हैं, उसी छोटे से भाग को हम नाम देते हैं क्रोमोनिमाटा। आप ऐसा देख सकते हैं ये वाले स्ट्रक्चर को, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोनिमाटा, चलो बना भी हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया क्रोमोनिमाटा क्या होता है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आपका जो क्रोमेटिन जाल है, वो क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन नेटवर्क है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे उलझा हुआ था, अगर वो सुलझ गया और केंद्रक के अंदर ही सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर में आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ये जब गुणसूत्र या क्रोमोसोम, इसको हम डिटेल देखेंगे तो वो कुछ ऐसे पार्ट में दिखाई देगा आपको, और इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि हर एक जो गुणसूत्र होता है उसको लेयर में डिवाइड करते हैं। बाहरी आवरण या लेयर वेरिकल, बीच का भाग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर आपके पाए जाएंगे क्या, ये क्रोमेटिड्स, इनको बोलेंगे क्रोमेटिड्स दोनों को। और हर एक क्रोमेटिड्स कहीं ना कहीं छोटे छोटे धागेनुमा संरचना से मिलकर बना होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोनिमाटा कहेंगे। ठीक है, चलिए ये जो आपका क्रोमेटिड होता है, यानी कि ये ऊपर वाला भाग क्रोमेटिड्स होता है, क्रोमेटिड होता है, यही डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब बोलेंगे सर ये बात तो पहले बता चुके हो, तो भैया देखो कनेक्ट करो यहाँ से। मैंने आपको बताया कि, एक सेकेंड, मैंने आपको ये बताया था पिछली स्लाइड में कि ये जो आपका क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये कहीं ना कहीं डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना है। ये चार चीजें बताई थी। अब मैंने जब इसको तोड़ा, इस क्रोमेटिन नेटवर्क को तोड़ा, तो ये बन गया क्या, क्रोमोसोम या
आपका क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र बन गया, है ना। उसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, उसको जूम करोगे तो वही डीएनए आरएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन वही मिलेगा। फिर जब हर एक गुणसूत्र को हमने और जूम इन किया तो उसके बाहरी आवरण और मैट्रिक्स को हटा दो। बाहरी आवरण यानी ये, और मैट्रिक्स को हटा दो यानी खाली स्पेस को हटा दो। तो आपका क्या बचेगा, अंदर वाला आपका अंदर वाला क्रोमेटिड्स बचेगा, ये वाला भाग, है ना। अंदर वाला क्रोमेटिड्स बचेगा। यही जो क्रोमेटिड्स है उसमें आपको डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो एट द एंड बात वही पहुंच गई ना, कि क्रोमेटिड नेटवर्क की बात कर लो या फिर इस क्रोमेटिड्स की बात कर लो, तो बना होगा किससे, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए, इन सब चीजों से मिलकर बना होगा। वही तो बताया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि जो गुणसूत्र होता है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि भाई जो आपका क्रोमेटिड नेटवर्क है वो सेल डिवीजन की स्टेट में, कोशिका विभाजन की स्टेट में पहुंचने पर कैसा हो जाता है, ऐसे जाल के रूप में ना रहकर सिंगल सिंगल बड़े बड़े स्ट्रक्चर के रूप में हो जाता है। तो जब ये सिंगल सिंगल बड़े बड़े स्ट्रक्चर में रह जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी को हम क्रोमोसोम बोलेंगे। अब इस क्रोमोसोम की या गुणसूत्र की छोटी सी कुछ संरचना है, वो तो हमने बाहरी आवरण और अंदर का भाग पढ़ा कि उसके अंदर क्या होता है। अब ये देखने में कुछ ऐसा दिखता है ना अंदर से। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि भैया ये जो सेंट्रोमियर है क्या कहलाता है। देखो ये जो बीच वाला भाग है ना, किसी भी गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का ये जो बीच वाला भाग है, जहां से इसके ये पहली भुजा, एक हाथ है इसका, और ये दूसरी भुजा, दूसरा हाथ है, ये दोनों आपस में जहां से कनेक्ट हुए रहते हैं, ये वाला पार्ट है ना, इसी पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम सेंट्रोमियर नाम देते हैं। इसका एक और नाम है जिसको हम प्राथमिक संकुचन बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये पहली भुजा, पहला आर्म यहां पर लिखा है, देखो दोनों बाहुओं में विभाजित करता है किसको, किसको, इस क्रोमोसोम को, और तर्कु सूत्र से संलग्न करता है। अब ये तर्कु सूत्र क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, देखो जब आपका सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन के तौर पर आप देखेंगे, अच्छा एक चीज और छोटी सी बात ध्यान रखना है आपको, कि ये जो सेल होता, सेल का गुणसूत्र वाला भाग है ना, एक सेकेंड, हाँ, ये जो आपका गुणसूत्र वाला भाग है ना, मैंने बोला इसके ऊपर आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इसके ऊपर आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, पेलिकल, जिसे हम पेलिकल बोलेंगे, जो कि एक क्या है, झिल्ली है। ये झिल्ली आपके पूरे सेल के, मतलब पूरे इस गुणसूत्र के ऊपर पाई जाएगी, लेकिन एक जगह पर नहीं पाई जाएगी। अब वो जगह कौन सी है मैं बताता हूं आपको। यही आपका बीच वाला एरिया है जिसके आइट साइड में आपको कोई भी झिल्ली नहीं देखने को मिलेगी, किसकी, पेलिकल की, कोई मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलेगी। अब क्यों देखने को नहीं मिलती, उसके पीछे का रीजन है, जब आपका सेल डिवीजन होता है ना, कोशिका विभाजन होता है, तो मैंने आपको एक तारक काय सेंट्रोसोम नाम का पार्ट पढ़ाया था, जो क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। कैसे मदद करेगा पता, कि लेफ्ट साइड से दो कारक तारक काय रहेंगे, सेंट्रोसोम रहेंगे, एक लेफ्ट साइड से थोड़े से स्पिंडल फाइबर्स यानी कि छोटे छोटे धागे नुमा संरचना रिलीज करेगा, और वो इस पार्ट में आकर जुड़ेगा आपके क्रोमोसोम के, और दूसरे साइड से भी एक तारक काय रिलीज करेगा आपका क्या, स्पिंडल फाइबर, जो कि यहाँ से आके जुड़ेंगे, और इस पार्ट को, गुणसूत्र के इस पार्ट को दोनों अपनी ओर खींचेंगे, जिससे ये गुणसूत्र क्या होगा, बीच से टूट जाएगा, एक पार्ट इधर एक पार्ट उधर। इसके कारण आगे चल के ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, और फिर धीरे धीरे सेल डिवीजन होता है। आगे पढ़ेंगे ये सब चीजें, अभी बस आपको यहाँ से एक टर्म क्लियर करनी है कि ये जो स्पिंडल फाइबर या फिर तर्कु सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, कि दोनों साइड पे जो आपके सेंट्रोसोम लगे थे, दोनों साइड पे आपके जो सेंट्रोसोम या तारक काय लगे थे, जो सेल को अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे,
सेल के इस गुणसूत्र वाले पार्ट को अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे, वही स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू खींच रहे थे, यानी कि वो रस्सी जिससे आपने बांध के किसी चीज को अपनी तरफ खींचा उसी को स्पिंडल फाइबर्स बोला गया है। ठीक है, चलो ये टर्म क्लियर रखना है आपको। इसके बाद सेल का कुछ ऊपर वाला पार्ट होता है, सेल का कुछ ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम टेलोमियर कहते हैं, है ना। ये जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला ये जो भाग है हर एक सेल का, उसको हम क्या बोलेंगे, टेलोमियर बोलेंगे, है ना, याद रखना है। चलो फिर एक द्वितीयक संकुचन यानी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन याद रखना है। अब ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता क्या है, सेल जो है सबसे पहले इस बीच से चपटा हुआ और आपस में जुड़ा था, ठीक है, इसको तो हम क्या बोले, सेंट्रोमियर या फिर प्राथमिक संकुचन नाम दे दिए। लेकिन इसके अलावा जो सेल है ना आपका, वो कई बार किसी अलग जगह से सिकुड़ जाता है। उसके सिकुड़ने के पीछे कुछ रीजन है, वो हम आगे जानेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो ये जो भाग सिकुड़ जाता है ना, जैसे देखो यहाँ से आया, ये सिकुड़ गया, ये जो सिकुड़ जाता है इसके पीछे का रीजन है, और इसी सिकुड़े हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक संकुचन। अब ये क्यों सिकुड़ता है, जब हम सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, क्या सभी जीवों में एक सा पाया जाता है? नहीं, हर किसी में अलग अलग होता है, इनकी संख्याएं भी अलग अलग होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर, है ना, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। तो जो डीएनए और आरएनए इसके अंदर पाया जाएगा वो भी अलग अलग जेनेटिक का होगा, यानी अलग अलग अनुवांशिक पदार्थ उसमें देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ में जेनेटिक मटेरियल कभी सेम नहीं होता जब तक वो एक ही टाइप का ना हो। अच्छा कैसे, जैसे आप देखो मनुष्य है, ह्यूमन है, और आलू है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। जब हम एक ही जीव या फिर एक ही चीज़ की बात करेंगे तो उनमें जेनेटिक मटेरियल सेम हो सकते हैं, लेकिन आप जब अलग अलग ब्रीड की अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे तो उसमें जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स याद रखना है कि जैसे प्रत्येक जीव जो होते हैं, है ना, जो आपके प्रत्येक जीव होते हैं उनमें अलग अलग टाइप की क्या पाई जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जो जोड़े के रूप में रहते हैं, तो 23 जोड़ी कहला जाते हैं। आलू में 48 गुणसूत्र होते हैं, ऐसे ही जो टमाटर है उसमें 24 होते हैं। ठीक है, मक्के में 20 होते हैं। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला क्या है, ये एक मक्खी है, मक्खी है ड्रोसोफिला, है ना। ये ड्रोसोफिला मक्खी का साइंटिफिक नेम है। इस ड्रोसोफिला में आप देखेंगे कि केवल 8 गुणसूत्र या फिर 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दो दो बार क्यों लिखे हो भाई एक ही चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिनका एग्जाम्पल आपने देख लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। जैसे कि हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक टर्म ध्यान रखना है, समजात गुणसूत्र यानी कि होमोलोगस, होमोलोगस या समजात, ये याद रखना है कि ये होता क्या है। तो आप देखो गुणसूत्र सदा जोड़े में रहते हैं, अभी मैंने बता दिया। अब ये जो जोड़े हैं इसके दोनों गुणसूत्र एक से होते हैं। ठीक है, ये जो जोड़ा था, जो मैंने बताया कि गुणसूत्र के एक पार्ट को आप देखोगे, मतलब गुणसूत्र को जब आप देखोगे पेलिकल के अंदर मैट्रिक्स वाला भाग, तो वहां पे 2 क्रोमेटिड्स देखेंगे, तो वो दोनों जोड़े में गुणसूत्र रहेंगे, है ना। तो जब जोड़े में गुणसूत्र आपको देखने को मिलते हैं तो उन्हें ही हम समजात गुणसूत्र कहते हैं, जिनका स्ट्रक्चर देखने में और सारी चीजें एक सी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब गुणसूत्र को एक और टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक होता है डिप्लॉइड और एक होता है हैप्लॉइड। ठीक है, ये जो डिप्लॉइड है उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 2n हो जाती है। 2n कैसे हो जाती है कि जब भी आपके द्विगुणित या फिर डिप्लॉइड सेल के द्वारा सेल डिवीजन होता है, तो उसमें होता क्या है कि जो सेल है ना, यहाँ से सेल के
जेनेटिक आएंगे और यहाँ से सेल के जेनेटिक आएंगे, और फिर दोनों मिलके जो आपका न्यू सेल प्रोड्यूस होगा, वहां पर आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ जो जेनेटिक है या फिर नंबर ऑफ डीएनए है, इस टाइप से कह सकते हैं, नंबर ऑफ गुणसूत्र, मेनली ये जान लो, नंबर ऑफ गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर केवल ये टर्म क्लियर करवा रहा हूँ, इसको हम डिटेल में कब जानेंगे, जब हम सेल डिवीजन पढ़ लेंगे। ठीक है, जब हमारा अनुवांशिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दूसरा, तब ये दोनों टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिनमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस। होमोलोगस कैसे, मैंने पहले ही बताया कि आपका जो आपका मतलब कोई भी सेल जो है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस वाले भाग में क्रोमेटिन नेटवर्क है। जब उसको हमने डिवाइड किया तब हमें पता चला कि वो क्रोमेटिन नेटवर्क कैसा होता है, क्रोमोसोम के रूप में होता है ना। वो जो क्रोमोसोम है, वो जो क्रोमोसोम है ना, वो क्रोमोसोम आपका समजात होता है। ठीक है, होमोलोगस होता है, और कई बार होमोलोगस नहीं भी होता है, यानी अगर सेम उसके हैं, मैट्रिक्स के हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, होमोलोगस कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन सेम मैट्रिक्स के नहीं है तो क्या कहलाएंगे, होमोलोगस नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि द्विगुणित यानी डिप्लॉइड सेल होते हैं, डिप्लॉइड जो आपके क्रोमोसोम है वो होते हैं, और एक होते हैं अगुणित यानी कि हैप्लॉइड। जहां पर द्विगुणित, जहां पर एंड में आप देखोगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n हो जाते हैं, और अगुणित यानी हैप्लॉइड जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो केवल n रहते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये कायिक कोशिका में होता है। अब कायिक कोशिका क्या है भाई, वो कोशिका जो, या फिर हाँ ऐसे ही समझो, वो कोशिका जो ये बताती है कि आपके कितने हाथ होंगे, कितने पैर होंगे, कितने नाक कान होंगे, वो कोशिका ही आपकी क्या कहलाती है, वो इसके अंतर्गत आती है जहां पर द्विगुणित या फिर नंबर ऑफ आपका जो नंबर ऑफ गुणसूत्र है वो 2n होता है। उसी को हम कायिक कोशिका कहते हैं या फिर सोमेटिक सेल कहते हैं, जहां पर गुणसूत्र जोड़े के रूप में रहते हैं, यानी 2n के रूप में रहते हैं। यानी अगर ये गुणसूत्र है तो उसकी कॉपी यहाँ होगी, फिर ये गुणसूत्र है तो इसकी कॉपी ये होगी। ठीक है, एक माँ से आता है और एक पिताजी से आता है, ऐसे करके आप देखो मानव की कायिक कोशिका में टोटल 46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, उस 40 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, आप देखेंगे वो 22 जोड़ी गुणसूत्र कैसे होते हैं, सोमेटिक सेल होते हैं। सॉरी, हाँ 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो सोमेटिक सेल होते हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे कि ये अगुणित यानी कि हैप्लॉइड क्या होता है। यहां पर आप देखो, इसमें बात की जा रही है युग्मनकों की, यानी कि गैमेट्स की। ये युग्मनक यानी गैमेट्स, ये होता क्या है युग्मक यानी गैमेट्स, तो देखो जब आपका बेबी फॉर्मेशन होता है तो आप समझेंगे कि मेल स्पर्म फीमेल ओवरी में, फीमेल के एग आपस में मिलते हैं और जायगोट फॉर्म करते हैं, है ना, जायगोट फॉर्म करते हैं। और जब जायगोट फॉर्म करते हैं वही एक उसके बाद आप देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल दोनों तरफ से आए हैं। ठीक है, फीमेल बॉडी से एग आया, मेल बॉडी से स्पर्म आया, दोनों जब आपस में मिले तब बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं दोनों से आए हैं। तो अब इस जेनेटिक मटेरियल में आप खुद सोचो, अगर यहाँ से भी 2 हाथ के लिए इंफॉर्मेशन आ गई, यहाँ से भी 2 हाथ के लिए इंफॉर्मेशन आ गई, तो टोटल कितने हो गए, 4 हाथ हो गए। बच्चा कैसा हो रहा है, वो आपने बेंटेन देखा होगा, उसमें वो होता है 4 आर्म्स, वैसा ही बेबी हो रहा है। इसलिए जेनेटिक मटेरियल लिमिटेड क्वांटिटी में आते हैं, है ना। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल जो ये बताएं कि भैया कितने हाथ पैर बनेंगे, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके क्या, वो कहलाते हैं कायिक कोशिका या फिर सोमेटिक सेल। ठीक, लेकिन ऐसे जेनेटिक मटेरियल जो ये डिसाइड करें कि बेबी मेल होगा या फिर फीमेल होगा, वो आते हैं आपकी किसमें, वो कहलाते हैं आपके युग्म मतलब वो युग्मक में आते हैं, अगुणित हैप्लॉइड इंफॉर्मेशन के रूप में आते हैं आपके। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें लिखा है क्या, नहीं, चलो देखो, गुणसूत्र की संख्या जो है
युग्मनक युग्मक जो मैंने अभी बताया, जिसको हमने गैमीट्स बोले, क्या मेल बॉडी का स्पर्म और फीमेल बॉडी की ओवरी, है ना। इन दोनों में जब ये अपनी अपनी बॉडी में रहती हैं तो हमेशा, अगर आप ऐसे समझो, अ, इसके आगे मैं आपको वैसे तो पढ़ाऊंगा, जेनेटिक पढ़ाऊंगा, तो जब जेनेटिक पढ़ाऊंगा तब भी ये चीज़ क्लियर कराऊंगा। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि 46 जोड़ी जो गुणसूत्र मेल बॉडी में है, ठीक है, तो उसमें से 23 जाते हैं बेबी फॉर्मेशन के लिए, और ऐसे ही, अच्छा यहाँ पर मेल लिख देता हूँ भाई, ऐसे ही जो आपका फीमेल बॉडी है उसमें जो 46 जोड़ी गुणसूत्र हैं, उस 46 में से केवल 23 जाते हैं, मतलब सॉरी, टोटल जो 46 गुणसूत्र हैं उसमें से केवल 23 जाते हैं किसमें, आपके बेबी फॉर्मेशन के लिए। तो ये जब 23 और 23 आपस में मिलते हैं तब ये मिलकर फिर से 46 बन जाते हैं, है ना। तब फिर से मिलकर ये क्या बन जाते हैं, 46 गुणसूत्र बन जाते हैं, 46 बन जाते हैं। तो आपको यहाँ से एक बात पता चली कि भैया मदर और फादर से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ जेनेटिक जो शेयरिंग हो रही है बेबी के लिए, वो आधी हो रही है ना। और ये कब होगा, जब आपके मदर फादर बेबी फॉर्मेशन हो जाएगा तब होगा, है ना, इनके थ्रू। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मेल बॉडी में जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म होता है, और फीमेल बॉडी में जो एग होता है, फीमेल बॉडी में जो एग होता है, उन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा आधे होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा आधे होते हैं, 23 होते हैं। तो इन्हीं आधे गुणसूत्र यानी आधे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, युग्मनक यानी कि गैमीट्स बोलते हैं। मेल बॉडी का स्पर्म और फीमेल बॉडी का एग, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इन्हीं को गैमीट्स बोलते हैं। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है ना। ये चीजें मैं आपको दोबारा कवर करूंगा जब हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक पढ़ेंगे। समझ आया, चलिए। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि मानव युग्मनकों में शुक्राणु यानी स्पर्म, अंडाणु यानी कि ओवम आते हैं, जिनमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब ये अगुणित होते हैं यानी हैप्लॉइड सेल होते हैं, एन के स्ट्रक्चर में होते हैं। अब यहाँ पर वापस आ जाओ, द्विगुणित यानी डिप्लॉइड सेल होते हैं, 2n के स्ट्रक्चर में होते हैं, और ये कायिक कोशिका में होते हैं। अब मानव की कायिक कोशिका जो होती है ना, उसमें मानव की जो कायिक कोशिका होती है, तो आप देखेंगे वहां पर टोटल 40 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऐसा समझो कि कितने हाथ कितने पैर बनने हैं, ये सब वाली इंफॉर्मेशन, और उसके थ्रू क्या पता चलेगा कि भैया मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा चलो, तो आज हमने क्या कवर किया, कुछ छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है ना, छोटी छोटी कुछ बातें हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो केंद्रक या फिर न्यूक्लियस है वो कंप्लीट हो चुका है ना। इस केंद्रक या फिर न्यूक्लियस को हमने पढ़ा, तो आप देखेंगे अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर कर चुकी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में हमने सेल को पार्ट में डिवाइड किया, उसकी बाहरी आवरण को पढ़ लिया, अंदर के केमिकल को पढ़ लिया, लिक्विड को, उसके बाद जितने उसके ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के बारे में पढ़ लिया। ऑर्गेनल्स के बाद में हमने न्यूक्लियस, जो कि खुद एक सेल का ऑर्गेनल है और सबसे मेन है, इसको कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ लिया। आज हमारा जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम केंद्रक या न्यूक्लियस के अगले चरण में जाएंगे, बट उससे पहले कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेंगे जो मैं कल बताऊंगा। फिर हम छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी क्लियर करने के बाद आप देखेंगे कुछ डिफरेंस होगा। जैसे आप मैंने बताया, अभी आपको मैंने सेल कंप्लीट करवा चुका हूँ, है ना, सेल कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो सेल का जो आपका कौन सा पार्ट यानी कौन सा ऑर्गेनल, कौन सा अंग आपका प्लांट सेल में होगा, कौन सा ह्यूमन सेल में होगा, ये चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर होता है, यानी सिंगल सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, ये भी बताऊंगा। फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये भी बताऊंगा, है ना। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस देख लेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज को हम कल क्लियर कर लेंगे। अच्छा, अब जो हमने सेल स्टार्ट किया था, सेल का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। आज केंद्रक के बारे में बात की, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि केंद्रक में हमने 4 भाग में डिवाइड किया। क्रोमेटिन नेटवर्क अंदर वाला पार्ट, ऊपर की लेयर जो थी उसको हमने क्या बोला, केंद्रक झिल्ली, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अंदर जो लिक्विड था उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला।
हिंदी में उसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। फिर जो छोटा सा भाग था गोल गोल जो केंद्रक के भी अंदर पाया जा रहा था, उसे हमने क्या नाम दिया, उसे हमने कहा न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। ठीक है। अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये क्रोमेटिन नेटवर्क कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब सेल डिवाइड होती है तो छोटे छोटे भाग में टूट जाता है और क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। हमने वो भी कवर कर लिया। ठीक है। अब क्रोमोसोम जो होता है, कल मैं क्या बताऊंगा, देखो ये जो आपका क्रोमोसोम है ना, गुणसूत्र है, उसको जब हम खोलते हैं, है ना, खोलते हैं तो वो ऐसे ऐसे छोटे से स्ट्रक्चर में रहता है। और इन्हीं में से जब हम एक स्ट्रक्चर को जूम करके देखते हैं तो वहां पर आपको कुछ चीजें दिखती हैं जिसको हम, कुछ ऐसा शेप दिखता है जिसको हम डीएनए नाम देते हैं, है ना। कल हम वो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी क्लियर करके इसी डीएनए को कवर करने वाले हैं। अच्छा, ये तो बात की जाए डीएनए के अलावा क्या होगा, अगर ये इस शेप में ना होकर, इसको हमने डीएनए नाम दिया, अगर ये इस शेप में ना होकर, एक सेकेंड, क्रोमोसोम है ना, इसको ये करे, ये आ गया डीएनए। अगर ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है कल बताऊंगा, अगर ये ऐसे दो रस्सियों से जुड़ा हुआ ना दिखकर हमें केवल ऐसे एक शेप में दिखाई दे, जिसके साइड से ऐसा दिखाई दे, है ना, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको आप कहेंगे आरएनए। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहला गया, जिसमें दो रस्सियां नहीं दिखेंगी, आप समझो, उसको कहलाएंगे, कहेंगे हम आरएनए। तो डीएनए और आरएनए ये हम कल कवर करेंगे। इसके बाद में मैंने बताया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये छोटे छोटे कुछ जो डिफरेंस है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।